नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन बिल पर राज्यसभा में चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने विधेयक पर विचार का किया प्रस्ताव। कहा, चिकित्सा क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर रोक लगाना मकसद। मेडिकल संस्थाओं के विकास और नियमन के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग गठित करने का प्रावधान। भोजनावकाश के बाद भी जारी रहेगी चर्चा। इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी कोड में बदलाव से जुड़े विधेयक पर लोकसभा में हो रही है चर्चा। वित्त मंत्री ने कहा, कर्ज समाधान प्रक्रिया को समय पर पूरा करना मकसद। विधेयक में 330 दिनों में दिवालिया मामलों के निपटारे का प्रावधान। राज्यसभा से विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। तीन तलाक को गैर कानूनी घोषित करने वाले कानून को उपराष्ट्रपति ने बताया महिलाओं के सशक्तिकरण और न्याय की दिशा में बड़ा कदम। दिल्ली के जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में संबोधन। कहा, महिलाओं की क्षमता में निवेश करना आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण। हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत, एकीकृत और समृद्ध बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाए आसियान। बैंकॉक में आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। न्यूजीलैंड और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों से मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर चर्चा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले से होगी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत। बर्मिंघम में आज खेला जाएगा एशेज सीरीज का पहला टेस्ट। करीब 2 साल तक चलने वाले टूर्नामेंट में भारत समेत 9 टीमें ले रही हैं हिस्सा। जून 2021 में लॉर्ड्स में होगा फाइनल मुकाबला। राज्यसभा में आज राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019 पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सदन में उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर रोक लगाना विधेयक का मकसद है। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने की। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों को दरकिनार किया है। चर्चा जारी है और ये भोजनावकाश के बाद भी जारी रहेगी। विधेयक का मकसद चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। विधेयक में चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में देश में मेडिकल की दिशा को एक समान बनाने का प्रस्ताव है। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि पूरे देश में फाइनल MBBS परीक्षा एक साथ होगी। इसका नाम राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट होगा और मेडिकल छात्रों को लाइसेंस के लिए कोई अन्य परीक्षा नहीं देनी होगी। विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। In the last 2-3 decades, we saw that the Medical Council of India got plagued with corruption. There were so many complaints against Medical Council of India. There were stories about during the beginning of this 21st century, we heard stories about income tax rates against MCI officials. We saw the Supreme Court intervening and appointing a group of administrators. And in 2010, when there were stories about the arrest of the MCI officials, this House itself witnessed a call attention motion in which all the members of this House had expressed very grave concerns about Medical Council of India's functioning, and the then Union Health Minister, who is the leader of opposition right now, respected Shri Ghulam Nabi Azad ji, had also expressed his concern about this field, and he had promised to this House that some good quality remedial measures will be undertaken. A board of governors was then appointed and it superseded the MCI at that time. Again in 2013, the MCI was recreated, and then, sir, in 2014 came Prime Minister Narendra Modi at the helm of affairs, and a new paradigm for
zero tolerance to corruption started in the country, that was the time when the complaints against Medical Council were at their peak. So if this is not going to open the floodgates to quackery, I do not know what will. So therefore, sir, on section 14 and 15, I request the Honourable Minister to clarify. On section 32, I request the Honourable Minister to clarify. But as far as I am concerned, sir, section 4 is non-negotiable. It is an assault on the Constitution. I request the Honourable Minister to assure this House that the interests of state governments, nominees of state governments, not elected representatives. So people who get elected represent the profession. They do not represent the state. And I want the Honourable Minister to assure that 14.6.5 will become 14.15.5. Education is the key, and therefore if we start with medical education, the foundation of the entire medical profession will be strong, and therefore I really congratulate him, and I am very sure education will lead us to making India a very healthy, strong nation. So this is happening at a time when Prime Minister, and I must also congratulate the former Health Minister, Mr. Nadda ji, who is here, as well as the present Health Minister, for coming out with a very comprehensive health-related issue. So we have been talking about for a long time that 6% of GDP should be invested into healthcare. 6%. We are nowhere near for a long time. I am sure with the kind of new policies that have been initiated, will be very soon not only reaching 6% but probably exceed 6% of GDP. तो वहीं इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड संशोधन विधेयक 2019 यानी कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि विधेयक को कर समाधान प्रक्रिया को समय पर पूरा करने और शेयरधारकों के हितों के बारे में ज्यादा स्पष्टता देने के मकसद से लाया गया है। इस विधेयक में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में 7 संशोधनों का प्रावधान है। इनका मकसद डूबते कर्ज का समाधान करना है। विधेयक में CIRP यानी कि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा होने की समय सीमा तय की गई है और इसमें 330 दिनों की कुल सीमा रखी गई है। इसी सीमा के भीतर मुकदमे और अन्य न्यायिक प्रक्रिया शामिल होगी, यानी कि दिवालिया हो चुकी कंपनियों का मामला 330 दिनों में निपटाना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर संबंधित प्राधिकार द्वारा किसी आवेदन को 14 दिनों के भीतर स्वीकार या खारिज नहीं किया गया तो इसे इसके बारे में लिखित में कारण बताना पड़ेगा। विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी है। The main purpose of the bill is to further the object of the code, which is to ensure insolvency resolution of corporate debtors in a time-bound manner and for the maximization of the value of assets of such debtors. Most often, when a company reaches the stage where debtors' payments are pending, due to the delay in timely resolution, the value of the assets of such debtors gets depleted, it continuously regresses in its value, and as a result, debtors find that there is no end to their problem. So the resolution itself doesn't give an answer because of the delay. So delay is one of the very important causes. So the amendments that we are bringing in today aim to ensure timely admission of cases and also timely completion of the corporate insolvency resolution process, which I probably will frequently refer to as CIRP. इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा इस वक्त संसद परिसर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंचानन, राज्यसभा की बात करें, शून्यकाल प्रश्नकाल दोनों में सुचारू तरीके से कामकाज हुआ है, जनहित के मुद्दे छाए रहे हैं, तो दोनों सदनों में कई अहम विधेयकों पर चर्चा हो रही है। अगर राज्यसभा की बात करें तो चिकित्सा क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के मकसद से राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन बिल पर चर्चा चल रही है।
देखिए अंकिता, पहले 1 घंटे में शून्यकाल हुआ और कई अहम मुद्दे यहाँ पर राज्यसभा में उठाए गए और ठीक 12 बजते ही, जैसा कि अब एक्सटेंडेड सेशन है इसलिए सीधा बिल ले लिया गया 12 बजे ही, और जी। जो महत्वपूर्ण बिल है नेशनल मेडिकल कमीशन उसको रखा गया। हमने देखा कि इस सेशन में कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल जो कई सालों से, महीनों से अटके हुए थे, उनको पारित किया गया। उनमें से एक ये नेशनल मेडिकल कमीशन बिल भी है, जो कि स्थायी समिति से भी होकर आया, प्रवर समिति से राज्यसभा की होकर आ चुका है, पूरी तरह एग्जामिन होकर उसके बाद ये महत्वपूर्ण बिल आया है। और इसका जो मकसद है वो देश की मेडिकल शिक्षा है उसको एक तरह से पूरा रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। इसमें जो MBBS की जो डिग्री मिलती है छात्रों को, उसके 3 फॉल आउट हो सकते हैं। उसमें यह है कि उनको MBBS का जब चौथा साल का जो परीक्षा है उसको पास करके उनको लाइसेंस भी मिल सकता है। उसमें PG की परीक्षा जो आगे उनको अगर उसको देनी है उसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह वो साबित हो सकता है, और एक उनको चिकित्सा जो प्रैक्टिस करने का जो एक अधिकार है वो भी मिल जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बिल है। प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनको भी रेगुलेट करने का अधिकार मिला है, और कुल मिलाकर जो इंडियन मेडिकल काउंसिल में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसको दूर करने के लिए और शिक्षा मेडिकल की जो शिक्षा व्यवस्था और सेवाएं हैं उसको दुरुस्त करने के लिए बिल लाया गया। लंबे समय से इसका इंतजार था। इस पर कई लोगों ने बोला भी है। जयराम रमेश ने इस पर बिल की जो तारीफ भी की, लेकिन कहा कि कुछ इसमें सुधार की जरूरत है, इसे सिलेक्ट कमेटी भेजा जाना चाहिए। अब सरकार की कोशिश है कि जो भोजनावकाश के बाद इस बिल पर जो लंबी चर्चा होगी उसके जवाब में बिल को, जब उनका हर्षवर्धन का जवाब होगा, और बिल को पारित कराने की पूरी कोशिश होगी। लेकिन साथ साथ राज्यसभा में अनलॉफुल एक्टिविटीज बिल भी यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि लोकसभा से पारित हो चुका है, और इसके अलावा एक बिल और भी है। तो कुल मिलाकर कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बिलों को पारित कराया जाए, क्योंकि संसद अच्छी चल रही है, विपक्ष का सहयोग भी मिल रहा है, इसलिए बिलों को पारित कराने की सरकार की लगातार कोशिश जारी है। चलिए पंचनन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान आज सदस्यों ने जनहित से जुड़े अहम मुद्दे उठाए। शिवसेना के संजय राउत ने ट्रेन 18 के बंद पड़े प्रोडक्शन को फिर से शुरू करने का सवाल उठाया। बीजेपी के रामकुमार वर्मा ने राजस्थान के बैरवा समुदाय के लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की। इसके अलावा बीजेपी के हरनाथ सिंह यादव ने सिविल सेवा में हिंदी भाषा में आने वाले प्रश्न पत्र को सरल बनाने की मांग की। ये जो ट्रेन 18 है, ये मेक इन इंडिया का सबसे सफल प्रयोग है। देश जानना चाहता है क्या इसे असफल करने का कोई षड्यंत्र इस देश में हो रहा है? क्या कोई मल्टीनेशनल कंपनी का उसमें हाथ है? ये जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वो डिरेल करने की कोई साजिश हो रही है। ट्रेन 18 जो है ये भारतीय रेलवे के लिए गेम चेंजर है, इसलिए उसे गंभीरता से लेना चाहिए। 30-40 साल से वो यहाँ पर स्थायी रूप से रहने भी लग गए हैं। विशेष रूप से जय कॉलोनियों के अंदर वो रहते हैं। सम्मानीय उनको बैरवा समाज, जो कि दलित समाज अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है राजस्थान में, मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी चल रही है, लेकिन उनको अनुसूचित जाति की सूची में या हमारे संघीय राज दिल्ली के अंदर उनकी सूची में शामिल नहीं हुए हैं। तलाक बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक देने से जुड़े मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को देर रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति के इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के साथ ही मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक अब कानून बन गया है। इस कानून को 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। इससे पहले 30 जुलाई को राज्यसभा से पारित होने के साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई थी। राज्यसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक के पक्ष में 99 वोट पड़े, जबकि 84 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया था। लोकसभा ने 25 जुलाई को इसे मंजूरी दे दी थी। इसमें एक साथ 3 तलाक देने को अवैध बताया गया है और इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन पत्नी की अपील सुनने के बाद मजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकते हैं। 3 तलाक को गैरकानूनी घोषित करने वाले कानून को उपराष्ट्रपति ने महिलाओं के सशक्तिकरण और न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया है। दिल्ली में जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के डायमंड जुबली समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने पहले ही दिन से महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक संसद से पारित किया गया है। ये एक प्रमुख सामाजिक सुधार कानून है। उपराष्ट्रपति ने 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करने वाले कानून को महिलाओं के सशक्तिकरण और न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया। उपराष्ट्रपति ने महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए सभी सांसदों की सराहना भी की। The government of the day
who accords great priority to women empowerment. The Muslim Women Protection of Rights Marriage Bill 2019, passed in the Parliament the other day yesterday, is aimed at securing gender rights and justice to women. The passing of the bill is indeed a great moment in India's legislative history. It is a major social reform. The bill will go a long way in ensuring justice to Muslim women. I compliment all the members of Parliament for their critical study, analysis, and then finally passing this bill at this crucial hour. This reform, 72 years after independence, we are now doing gender justice, equality to women irrespective of their faith. This is the need of the hour. This was long overdue for a country that has taken great pride in its deep-rooted principles of democracy, secularism and equality. Women's literacy is more than just academic opportunities. Increasing knowledge and awareness among women has a huge positive impact on the society. उपराष्ट्रपति ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की जा रही है। महाविद्यालय में स्थित जल संरक्षण प्रणाली की गणना दिल्ली के बेहतरीन उदाहरणों में की गई है। जरूरी है कि ऐसे प्रयासों के माध्यम से युवा विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षा का गरीबी उन्मूलन और स्थायी विकास पर अधिक गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उपराष्ट्रपति ने और जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज को महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई दी। Empowering women through education is the foremost important duty of the society and the government. The founder of the college, Sri Brij Kishan Chettiwala, or Bhayaji as he was called, Bhaiji, fondly called, was a profound visionary. His vision to empower girls, especially from the marginalized sections of the society, through quality education, reveals not just his deep commitment to Gandhian principles, but also his foresight. He chose the trading area of Karol Bagh to set up a college for women because he felt that women from the trading class lacked access to quality education at the time. He was convinced that education for the elite was easily accessible, but more daunting challenge was to provide quality, affordable education to the underprivileged and economically backward classes. भारत में रूसी परिसंघ के राजदूत निकोलाई रिश्टोविच कुडाशेव ने कल संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भारत और रूस दोनों देश के बीच के संबंध मजबूत करने पर जोर दिया और दोनों देशों की संसद इस संबंध को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संसद के इस सत्र में पहली बार सदस्यों को अपनी चिंताओं को उठाने और महत्वपूर्ण कानून बनाने का अवसर देने में कितना उत्पादक रहा, इसे लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत और रूस की ऐतिहासिक रूप से करीबी मित्रता रही है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आज से बीजेपी की महाजनादेश यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य सरकार के 5 साल के कार्यकाल की जानकारी देंगे और लोगों से पूछेंगे कि अगले कार्यकाल में क्या काम उनके लिए किया जाए। मुख्यमंत्री यात्रा के दौरान 140 रैलियों और 200 छोटी-छोटी सभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महाजनादेश यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के समापन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं चैन सुख संचेती, जो कि इस अमरावती जिले के प्रभारी हैं और विदर्भ विकास मंडल के अध्यक्ष भी हैं। आज विधानसभा के चुनाव नज़दीक है और हमारे कर्मयोगी यशस्वी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इनके नेतृत्व में आज महाजनादेश यात्रा की शुरुआत हो रही है। वास्तविकता इस विदर्भ का विकास ये बड़े पैमाने पर यहाँ पर देवेंद्र जी फडणवीस इनके नेतृत्व में सरकार ने किया है। इस बार उम्मीद ये की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीतें, जो जन जन तक संदेश पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार कर रही है। इस बार जो देखा जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी से भी कई नेता
कई विधायक, कॉरपोरेटर्स और दूसरे पदाधिकारी हैं वो टूट कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और 2019 में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा भारी जीत जो है वो इस इलाके में हासिल की, विदर्भ की 10 सीटों पर बीजेपी की पूरी कोशिश यही है कि पिछली बार से अधिक सीटें इस बार जीतें। इस बार शिवसेना के साथ गठबंधन की बात भी चल रही है, जिसमें आने वाले चुनाव के लिए प्रचार का बिगुल इसको माना जा रहा है। अमरावती से कैमरामैन संजय और मेरे सहयोगी लाल मोहर के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोराण इस वक्त अमरावती से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जनादेश यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं आज से, और ऐसे में क्या लगता है जनता को जोड़ने में कितनी कामयाबी यहाँ पर मुख्यमंत्री हासिल कर पाएंगे? जी देखिए, हम लोग इस वक्त रैली स्थल पर हैं। रैली अभी शुरुआत नहीं हुई है। कुछ जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ किसी भी वक्त पहुँच जाएंगे, इस तरह की लगातार घोषणाएं मंच से की जा रही हैं और उम्मीद है कि अगले कुछ देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच जाएंगे। पहले इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह को आने का कार्यक्रम था, लेकिन किन्हीं कारणों से अब वो नहीं आ रहे हैं और रक्षा मंत्री और भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह आएंगे और वो इस जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जो जनादेश यात्रा है जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो यहाँ से शुरू करेंगे और इसका अंतिम गंतव्य स्थल जो है वो नासिक है, लेकिन नासिक और अमरावती के रास्ते करीब 4,500 किलोमीटर जो है वो इस यात्रा को रहेगी, जिसमें 150 विधानसभाएं और कुल करीब 31 जिलों को ये यात्रा छुएगी। साथ ही साथ कोशिश यही की जा रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीती जाएं। पिछली बार जहां बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, इस बार दोनों ने गठबंधन की घोषणा कर दी है और दोनों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा ये जो है इलाका विदर्भ का है और विदर्भ को चुनने के लिए राष्ट्रसंत तोकड़े जो कि इस इलाके में जिनकी कर्मस्थली थी, इस विशेष स्थान को चुना गया है ताकि यहाँ से संदेश पूरे राज्य में दिया जा सके कि किस तरीके से जो वेलफेयर की स्कीम्स थी, चाहे वो किसानों के लिए हो, विदर्भ में किसानों की समस्या लंबे अरसे तक हम लोग सुनते रहे हैं और उसको किस तरीके से कोशिश की गई है दूर करने की, और बिल्कुल उससे दूर करने की कोशिश यहाँ पर रविंद्र की जाएगी और कितनी कामयाबी यहाँ पर मुख्यमंत्री को मिल पाएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। बैंकॉक में आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के लिहाज से आसियान काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और ये एक नीतिगत चुनाव से जुड़ा हुआ है जिसे हमने दशकों पहले बनाया था। ये सिर्फ हिंद महासागर क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत उभरते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत, एकीकृत और समृद्ध बनाने में आसियान को केंद्रीय भूमिका निभाते हुए देखना चाहते हैं क्योंकि ये भारत की समृद्धि में भी योगदान देता है। इससे पहले विदेश मंत्री ने अपने थाईलैंड और न्यूजीलैंड के समकक्षों से मुलाकात कर कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। पूर्वी एशिया विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की 9वीं बैठक 2 अगस्त को होगी, जिसमें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी जो 4 नवंबर को बैंकॉक में होनी है। केरल के सांसदों ने आज केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हवाई संपर्क, हवाई अड्डे के विस्तार और हवाई किराए के मुद्दे पर चर्चा हुई। हरदीप सिंह पुरी ने मुद्दों के जवाब देने के लिए हर सत्र में विभिन्न राज्यों के अन्य सांसदों के साथ बैठक करने का फैसला किया है। हमारे जो विदेश मंत्रालय में एमओएस साहब हैं मुरलीधरन जी, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हमारे जो केरला से ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनके साथ बैठ के हमने सिविल एविएशन सेक्टर में जो केरला के इश्यूज हैं इसके बारे है, कनेक्टिविटी इशू, फ्लाइट्स, एयरफेयर्स, उस पे हमने बड़ी चर्चा की और इसमें मीटिंग के दौरान कुछ बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं और हमने ये भी तय किया है कि हर सेशन में हम ऐसी एक इनफॉर्मल मीटिंग करेंगे। सोशल मीडिया और उससे जुड़ी भ्रांतियों को लेकर आज नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में निमिषे संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में पूरे देश भर से लगभग 200 लेखक, विचारक और सोशल मीडिया पर सक्रिय प्रबुद्ध लोगों ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख मनमोहन वैद्य, केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, सांसद सोनल मानसिंह भी मौजूद थी। कार्यक्रम में सभी ने सोशल मीडिया के महत्व और उसके सकारात्मक प्रयोग के उपयोग को लेकर चर्चा की। राष्ट्रवाद जिसको लेकर पूरे देश में इतना एक कह लीजिए कि उत्सुकता भी रहती है और कई बार इसको लेकर के लोग विवाद भी करते हैं और कितने लोगों को इस पे अभिमान है। तो वास्तव में इसमें जो हम राष्ट्रवाद कहते हैं ये राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, ये एक विचार है या इसको लेकर जो भ्रांतियां भी हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के मद्देनजर आज स्कूल बंद हैं। भारी बारिश और जल भराव के कारण वडोदरा में आज जिला अदालत भी बंद है। वडोदरा में भारी बारिश के चलते हवाई अड्डा को बंद करना पड़ा है। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव हो गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश इतनी ज्यादा है कि घरों तक में पानी घुस गया है। अहमदाबाद के कुछ हिस्सों में भी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति है। 120 जवानों की 4 एनडीआरएफ टीमें राहत कामों में जुटी हुई हैं। तो बारिश की वजह से यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि जुलाई के महीने में सामान्य से अधिक बारिश हुई, जिससे देश के कई हिस्सों में काफ़ी राहत मिली है। अगले 2 सप्ताह में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है और बारिश के आकलन में 9% की बढ़ोतरी हुई है। जुलाई में सामान्य अनुमान के 285.3 मिलीमीटर के मुकाबले 298.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। जुलाई में सामान्य से 5% अधिक, लॉन्ग पीरियड एवरेज की 105% बारिश हुई है। आईएमडी ने 95% बारिश होने का अनुमान जताया था। झारखंड, कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप, हिमाचल प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल में जुलाई में सामान्य बारिश से कम दर्ज की गई। Look for the scenario of July. There had been number of the low pressure systems, otherwise circulations and all, which had given good rainfall activity. There had been very intense activity along the foothills. There had been good activity along the northeast India also. Along the peninsular India also good rainfall activity was there. Central India also. If you take last week, it was Central India was very active. So at present also monsoon active condition is going on. So due to that, the monsoon activity, if you talk for the month of July, it was on the positive side. So it was almost plus 5% was there from for the month of. So due to this good activity during the month of July, the seasonal rainfall that also has improved from -33, it has become -9 till 31st July. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से ऐतिहासिक एशेज सीरीज के साथ ही आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पहला एडिशन जून 2021 तक चलेगा। इसका फाइनल जून 2021 में लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।